हिंदी की व्याकरण कक्षा में आते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्णमाला। अब वर्णमाला में पहले वर्ण, इसका अर्थ क्या है, और माला ये क्या है ना। पहले इस शीर्षक का अर्थ समझ लेना जरूरी है, उसके बाद में हम समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए, वर्ण जैसे कि क है, ख है, ग है, या फिर जो स्वर में आते हैं अ, आ, ई, ये सब वर्ण है। अब ये जो वर्ण, अब माला का मतलब होता है कि जिस प्रकार किसी डोर में फूल पिरोकर एक के बाद एक ऐसे फूल पिरोए जाते हैं और उन फूलों की एक माला बन जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर ये अ, आ, ई, ये स्वर और ये नीचे जो व्यंजन है, ये व्यंजन, इनकी एक माला है ना। तो इस प्रकार इन्हें वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला का आपको अर्थ समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। पहले यहाँ पर हमने देखा कि वर्णमाला में वर्ण का मतलब समझा दिया, लेकिन हम पूरी तरह से वर्ण समझेंगे कि वर्ण यह एक भाषा की सबसे छोटी सी इकाई वर्ण होती है। क्या हुआ इसकी परिभाषा? भाषा की छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की छोटी इकाई वर्ण है। अब उसका उदाहरण क्या है? जैसे अ है, आ है, क है, ख है, ग है, वगैरह वगैरह, ये सब है। इन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को दूसरे शब्द में ध्वनि भी कहते हैं, अर्थात वर्ण ध्वनि भी है। जैसे कि मैंने कहा अ, ये ध्वनि निकली, तो ये अ वर्ण भी है, इसे ध्वनि भी कहते हैं। आ, यह ध्वनि है, इसे ही वर्ण कहते हैं। मैंने कहा क, ये ध्वनि भी है और इसे वर्ण भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद में हम देखेंगे कि अक्षर क्या है। अक्षर किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण कि जिस वर्ण के जैसे कि टुकड़े नहीं होते, जो टुक नहीं होता, जो क्षर नहीं होता, वह अक्षर होता है। देखिए ना, इसके नाम में ही है अ यानी कि नहीं, और क्षर यानी कि क्षय, है ना। जिसका क्षय नहीं होता या जो टूटता नहीं, है ना, टुकड़े नहीं होना, जिसके टुकड़े नहीं होते, वह अक्षर है। अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे हम देखेंगे उदाहरण कि उदाहरण है, जैसे अब यही लीजिए, ये अ है। अब इसका क्या टुकड़ा करेंगे हम? नहीं हो सकता। क ऐसा लिया, इसका क्या टुकड़ा होगा? नहीं हो सकता। ख नहीं हो सकता। कहीं ब लिया हमने, ब नहीं हो सकता। ये सब वर्ण अक्षर ही कहलाते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि फिर टुकड़े का मतलब क्या है ना, कि किस प्रकार टुकड़े हो सकते हैं किसी अक्षर के? तो हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है व्यंजन के क, ख, ब, इस प्रकार के, तो व्यंजन में जैसे मैंने लिया एक क, ऐसा लिया, और क में अ मिला दिया, तो होता है क। यानी व्यंजन के जो वर्ण होते हैं, यहाँ पर जिस वर्ण को हल चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि ये वर्ण है, उसको हल चिन्ह लगाया, ऐसा है ना। तो ये हल चिन्ह का मतलब होता है कि उसमें स्वर की मिलावट नहीं है, अर्थात स्वर का संयोग नहीं है। जिस वर्ण में स्वर का संयोग नहीं होता, वह वर्ण परिपूर्ण नहीं होता। तो वह, अब जब ये परिपूर्ण वर्ण बन गया, अर्थात ये जो वर्ण हुआ, ये जो ध्वनि है क, अब इस ध्वनि के टुकड़े कैसे होंगे? क और अ, दो अलग अलग ध्वनियां हैं इसमें। क, अ, ये दो अलग ध्वनियां जब एकत्रित होती है तो पूरी तरह से ध्वनि बनती है क, है ना। तो अब इसके टुकड़े ऐसे हुए, ये हुआ टुकड़ा, ये हुआ टुकड़ा इस क का। लेकिन जब इसे हल चिन्ह होगा, तो हल चिन्ह वाले व्यंजन का, अर्थात उस वर्ण का टुकड़ा नहीं हो सकता, ये अक्षर है, उसे ही अक्षर कहते हैं। अर्थात कुछ किताबों में ऐसे भी दिया है
कि वर्ण और अक्षर इन दोनों का भी मतलब एक ही दिया है। अब हमें देखना है कि शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं, है ना। योग को शब्द कहते हैं। अब ध्वनियों का सार्थक योग क्या है? देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे शब्द में इसमें आता है कि सार्थक योग, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ध्वनि है कि जैसे क, म और ल, ये अलग अलग ध्वनियां हैं, या फिर वर्ण है, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनियों का सार्थक योग, जैसे कि इन दोनों का योग, इन तीनों का योग हुआ तो शब्द बनता है कमल, कमल। या फिर क, ल और म, इनका सार्थक योग कर लिया हमने। जैसे कि क एक वर्ण है, ल एक वर्ण है और म एक वर्ण है, इनका सार्थक योग हमने कर दिया तो सार्थक योग होता है कलम, कलम, है ना। जो पेन होती है लिखने की वह कलम, ये सार्थक योग हुआ। तो यह है शब्द। सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ये शब्द हुआ कलम, और जिसका कुछ अर्थ निकलता है, जो सार्थक अर्थ देता है। जैसे कि देखिए, ये शब्द है म, क, ल। अब ये ध्वनि है, ये ध्वनियों का योग कर दिया मैंने, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि इन तीनों वर्ण का जो योग है, योग कर दिया तो शब्द मिलेगा हमें मकल। तो मकल का कुछ अर्थ है? नहीं, तो ये सार्थक योग नहीं है। ये योग यहाँ पर हो गया। योग यह होना का मतलब होता है कि जोड़ना। ये जोड़े गए एक दूसरे को, लेकिन इसका अर्थ नहीं हुआ। सा यानी कि योग्य, सा अर्थक यानी कि योग्य अर्थ जो निकलता है, तो वह इसमें नहीं निकलता, इसलिए ये सार्थक योग नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। ये सार्थक योग हुआ, इसका अर्थ भी निकलता है कलम का, कमल का, इसलिए ये शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब समझ में आया होगा। तरफ हिंदी की वर्णमाला देखिए, वर्णमाला में शुरुआत में आता है स्वर। बताइए स्वर। स्वर है अ, आ, ई, उ, और री, है ना। मराठी अब है ए, आए, ओ, आओ, इस प्रकार। अब ये कितने स्वर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 स्वर हैं। कितने स्वर? 11। अब इतने ही है क्या? नहीं, उसमें वो कहा गया, ये जो अनुस्वार वाला, ये जो विसर्ग वाला, जिसे हम और आहा ऐसा कहते हैं, तो इसे अयोगवाह स्वर कहते हैं। अयोगवाह स्वर भी हम देखेंगे। अब है अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर देखिए, इसमें अयोगवाह स्वर में जैसे कि अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग ये आते हैं, है ना। अब अनुनासिक में कैसा चिन्ह होता है? अनुनासिक बोले तो यह चंद्र और उसके ऊपर एक बिंदु, इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। अनुनासिक को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं कि चंद्र बिंदु। अब अनुस्वार का चिन्ह क्या है, कैसा है? यह अनुस्वार का चिन्ह है। अब विसर्ग चिन्ह कैसा है? यह विसर्ग का चिन्ह है। इस प्रकार अब ये
3 अयोगवाह स्वर हुए। 11 स्वर, 3 अयोगवाह स्वर, कुल मात्र कितने होते हैं फिर? 11 और 3 14 स्वर। कुल स्वर कितने हुए? 14 होते हैं। ये 3 और ये 11 हुए 14 स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 14 स्वर है, यह याद रखिए। अब हमें देखना है कि स्वरों के 2 भाग होते हैं, यानी कि 2 प्रकार होते हैं उसके। अब उसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं स्वर के, देखिए वह भी अभी हम देखेंगे। स्वर के भेद। स्वर के भेद कौन कौन सा? पहला भेद है ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब क्या है ह्रस्व स्वर और क्या है दीर्घ स्वर? ह्रस्व का अर्थ होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय उसका जो ध्वनि निकलता है वह ध्वनि बहुत हल्के से निकलता है, वह ह्रस्व हुए। और दीर्घ का मतलब होता है कि जिस ध्वनि का स्वर वह अधिक मात्रा में, जिसका उच्चारण करते समय उसका उच्चारण लंबा होता है, वह दीर्घ स्वर हुआ। देखिए जैसे कि अ, यह जो उच्चारण हुआ कम, इसका जो उच्चारण का जो स्थान है तो कम उसने स्थान लिया, यह जो उच्चारण है वह कम हुआ अ। लेकिन अब इसका मैं उच्चारण करता हूं तो इसका उच्चारण ऐसा लंबा होता है जैसे कि आ, तो यहां पर अ, आ, तो अ हुआ ह्रस्व और आ यह हुआ दीर्घ। अब लेना है ई। ई ऐसा कहा मैंने, लेकिन इसको कैसा कहूंगा कि इसे हम पढ़ेंगे ई। इसे कैसा पढ़ेंगे? ई। तो इसका उच्चारण जो है ऐसा लंबा हो रहा है ई। तो यह पहली वाली जो ई है यह ह्रस्व में आएगी, दूसरी वाली ई दीर्घ में आएगी। तो यहां पर लिखेंगे ई और यहां पर भी लिखेंगे ये बड़ी वाली ई अर्थात दीर्घ ई। अब हम आगे देखेंगे ऊ। ऊ, ऊ उच्चारण का जो हम जो उसका उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण में उसका जो ध्वनि है वह कम ही निकल रहा है, लेकिन ऊ का उच्चारण करते समय वह ध्वनि लंबे समय तक चलता है कि ऊ। तो इसमें ऊ यह हुआ ह्रस्व और ये ऊ जो है यह दीर्घ में आता है। अब है री। री, री ऐसा नहीं होता, इसका उच्चारण कैसे होगा? री। तो यहां पर लिखेंगे हम री। री है ह्रस्व। अब आपने सुना होगा कि इसे रू भी कहते हैं, लेकिन रू मराठी में कहते हैं उसे, जैसे कि रूनी, ऋषि, है ना। लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण री, यानी कि ऋषि, रीनी, ऐसा। जैसे कि हम आपके ऋणी हैं, हम आप और हिमालय पर बहुत सारे ऋषि तपश्चर्या कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो री, ओके। अब हम आगे देखेंगे कि री तक आए थे। ए, आए, ओ, औ। ए, आए, ओ, औ। इन सब का जो उच्चारण है वह ऐसा दीर्घ हो रहा है, इसलिए ये सभी दीर्घ में चले जाएंगे। जैसे कि ए, आए, ओ, औ, ये सब दीर्घ में चले गए। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हुए? अ, ई, उ, री। कितने हैं? 4। दीर्घ ह्रस्व स्वर 4 हो गए। अब देखना है कि दीर्घ स्वर कितने आते हैं। तो दीर्घ स्वर में आता है कि आ है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये होते हैं 7। कुल मिलाकर कितने हैं ये? दीर्घ स्वर 7 है।
और ह्रस्व स्वर 4 है। 7 और 4 कुल कितने हुए? 11। तो 11 तो स्वर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 11 स्वर के ऐसे 2 अलग अलग भेद हुए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हो गया। तो आपको ये इतनी बात तो आपको पता चली होगी कि स्वर क्या है, स्वर के कितने भेद है, स्वर में और अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं। अब हमें मुड़ना है व्यंजन की तरफ। अब हम देखेंगे व्यंजन। क, ख, ग, घ, ङ। इसे ङ ऐसा कहते हैं, ङ। ये ड जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो इसे ङ ऐसा कहते हैं। च, छ, ज, झ, न। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब मैंने जब पढ़ते समय ये क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न ऐसा इतना ज़्यादा स्पीड में और पूरी तरह से मैंने उसका उच्चारण क्यों नहीं किया होगा? जैसे कि क है तो क, ख ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको हल चिन्ह लगाया हुआ है। अब हल चिन्ह व्यंजन में जब हल चिन्ह लगता है तो इसका अर्थ यह होता है कि इसमें स्वर की मिलावट नहीं है, अर्थात स्वर का संयोग नहीं है, योग नहीं है। जब मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि जब ये क है और हल चिन्ह वाला क में अ जमा कर दिया तो होता है क। ये पूरी तरह से पूर्ण उच्चारण वाला क ऐसा होगा। अब इसका उच्चारण पूरा नहीं होगा तो हाफ ही होगा, यानी कि आधा होगा, तो जैसे क ऐसा। लेकिन क में अ मिला दिया तो क ऐसा होता है, क पूर्ण उच्चारण हुआ इस प्रकार, ठीक है। तो ये पूर्ण उच्चारण वाले नहीं है, इसमें स्वर की मिलावट नहीं है, स्वर अलग लिखे हुए हैं और ये व्यंजन अब अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैसे कि व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन। अब है पहला हुआ स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, यह दूसरा भेद। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और चौथा भेद है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये 4 भेद हुए। अब इस 4 भेद का भी हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। देखिए स्पर्श व्यंजन, कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, यहीं पर मैं आपको कुछ ऐसा चिन्ह करके दूंगा। देखिए क, च, ट, त, प, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। कचट तप है ना, शॉर्ट में हम कहेंगे कचट तप, क, च, ट, त, प। तो यहां से लेकर यहां तक यह है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। कितने हैं स्पर्श व्यंजन? एक, जैसे कि क, तो इस धार में यानी कि इस माला में, एक माला में कितने हैं? 5 है। तो ऐसे देखिए कितनी मालाएं हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मालाएं हैं। 5 10, 5 15 और 5 20 और 5 25, कितने हुए स्पर्श व्यंजन? 25 स्पर्श व्यंजन हैं। कितने हैं? 25। अब हमें देखना है, अब हुआ स्पर्श व्यंजन का अध्ययन हुआ है ना, स्पर्श व्यंजन इसमें ही निकले। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन जैसे कि ये है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन स्वर का उच्चारण
और व्यंजन का उच्चारण, इन दोनों के उच्चारण के समय जो हमारी ध्वनि जो बाहर आ जाती है उससे भी कुछ कम मात्रा की ध्वनि इसका उच्चारण करते समय जब आती है तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच की जो ध्वनि होती है इसका उच्चारण करते समय वह ध्वनि अंतस्थ व्यंजन वाली है। जैसे हम इसको पढ़ते समय क ख ग ऐसा पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं य र ल व ऐसा पढ़ते हैं, है ना। ज़्यादा कुछ देर तक ऐसी आवाज़ बाहर नहीं आ जाती इसकी, य र ल व ऐसा पढ़ेंगे इसे, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, यानी कि 4 अंतस्थ व्यंजन है। अब हमें देखना है कि अंतस्थ व्यंजन के बाद तीसरा जो भेद है वह है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हुआ, अंतस्थ व्यंजन हुआ, अब लेना है हमें ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन ये है, कौन कौन से? ये 4 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4। इसको ऊष्म क्यों कहते हैं? इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से जो हवा बाहर निकलती है तो उच्चारण करते समय यह हवा हमें ऐसे महसूस होती कि कहीं इसका घर्षण हो रहा है। जैसे देखिए उच्चारण करते समय श, तो हवा का घर्षण हुआ मुख विवर में, मुख के विवर में उसका घर्षण हुआ, मुख विवर से जो बाहर हवा आती है उसका। श, श, स, ह, है ना, श श स ह। तो इसका उच्चारण करते समय जो हवा मुख विवर से बाहर निकलती है तो निकलते समय उसका घर्षण हमारे मुख विवर में होकर बाहर आ जाती है, तो उसे ऊष्म व्यंजन ऐसा कहते हैं। अब है अंत के, वह है संयुक्त व्यंजन। तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र यह है, यह सब है, ये 4 है संयुक्त व्यंजन। अब हमें देखना है कि कुल कितने व्यंजन है इस वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन। स्वर का तो हमने देखा कितने स्वर हुए, कुल स्वर हुए थे हमारे 14, अयोगवाह को भी मिलकर 14 स्वर हुए थे। अब लेना है हमें देखना है कि व्यंजन कितने हैं। देखिए इनकी जो गिनती है हम गिनती करेंगे। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन भी 4 है, नीचे ही स्पर्श व्यंजन है 25, दूसरा अंतस्थ व्यंजन ये है 4, ऊष्म व्यंजन ये भी है 4, अब है संयुक्त व्यंजन ये भी 4 है। कितने हुए कुल मिलाकर? 5 और 4 होते हैं 9, 13, 17, 7, 1, 2 और 1 3, 37 हुए। कितने हैं? 37 व्यंजन। कितने हैं? 37। कुल व्यंजन कितने हैं? 37 व्यंजन हुए। तो हमारे कुल व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के कुल व्यंजन और कुल स्वर मिलाकर वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? देखिए 37 व्यंजन और 14 स्वर मिलाकर कितने होती है वर्णमाला में? कितने वर्ण हैं? 7 और 4 11 में 1 यहाँ पर, और 3 और 2 5, यानी कि 51 वर्ण है। कुल कितने हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण? 51। इस प्रकार हमने 51 वर्णों का अध्ययन किया। लेकिन एक बात रह गई, वह बात ऐसी है कि संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यह जो व्यंजन है, इस व्यंजन में एक से अधिक दूसरे व्यंजन का संयोग हुआ तब कहीं जाकर यह व्यंजन बन गया, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कि संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। मैंने कहा कि ये जो क्ष है, अब इसकी निर्मिति यानी कि इसका निर्माण किसी एक से अधिक दूसरे व्यंजन के संयोग से हुआ, इसलिए इसे संयुक्त कहते हैं। अब क्ष का निर्माण कैसे हुआ? देखिए
इसका विग्रह करके हम देखेंगे। क जमा श तो होता है क्ष, ये बनता है क्ष, है ना। अब दूसरा है त्र। अब त्र की निर्मिति कैसी हुई देखिए। त्र कैसा बना? त्र त र त र, ये व्यंजन और इसमें कोई स्वर मिला दिया तो एक पूर्ण तरह से, यानी कि पूरी तरह से संपूर्ण वर्ण बन जाता है, एक उच्चारण वाली ध्वनि संपूर्ण हो जाती है। तो देखिए त र और अ, त्र क्या ध्वनि हुई? यह त्र क श से बनता है क्ष, लेकिन उसमें अ मिलावट हुई तब कहीं जाकर होगा क श अ छ। अब है ज्ञ, ग य अ ज्ञ। अब है श्र। श्र का हम देखेंगे श जमा र, श्र बनता है, इसमें एक स्वर मिलाइए अ, श र अ, श्र, श्र बन गया ये श्र। ठीक है, इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों हमने संयुक्त व्यंजन स्वर और व्यंजन, ये दोनों भी हिस्सों को मिलाकर हिंदी वर्णमाला को पूरी तरह से उसका अध्ययन हमने किया है। अब हमें देखना है आगे कि ये जो स्पर्श व्यंजन हैं, ये जो अंतस्थ व्यंजन है, ये जो ऊष्म व्यंजन है, या फिर ये जो संयुक्त व्यंजन है, इनका कहीं ना कहीं उच्चारण का स्थान हमारे किसी एक गले की या फिर इस मुंह के विवर में से किसी एक अवयव से ही होता है, यानी कि गले से या फिर अंदर वाले ये तालू से। ये जो अवयवों को स्पर्श करते हुए हमारी जो हवा बाहर निकलती है और हवा स्पर्श करते हुए इन ध्वनियों का उच्चारण करती है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हमें देखना है कि उच्चारण स्थान, वर्ण का उच्चारण स्थान, यह हमें देखना है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद। ओके, शुक्रिया, बाय बाय।